सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है भारतीय निर्वाचन प्रणाली में दोष, डिफेक्ट्स इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो भारत है और यहाँ निर्वाचन प्रणाली बनी गई है कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव आयोग क्या है, मतदाता किस प्रकार से कार्य करेंगे और यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो क्या, उनके पास क्या अधिकार हैं, क्या कार्य करते हैं। पूरी जो चुनाव प्रणाली है, इलेक्शन शुरू होने से लेकर और चुनाव का परिणाम आने तक, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इलेक्शन जो पिटीशन है, चुनाव याचिका है, उसके परिणाम आने तक कौन कौन से उसमें दोष हैं, उन दोषों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले तो यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें प्रस्तावना, मान लीजिएगा आपके पास में ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोषों के बारे में बताए, तो ये क्वेश्चन आपके पास में 20 या 16 नंबर का रहेगा और उसमें से फिर आपने इसके बारे में बताना है। तो उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि इसके बारे में प्रस्तावना, कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या जानते हैं। तो इसमें 7-8 लाइनें आप इसके बारे में बताएंगे कि भारत है, भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है इसमें अनेक प्रकार के दोष हैं। भारतीय निर्वाचन प्रणाली है, ये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है। यहाँ पर चुनाव आयोग है, वो बहुसदस्यीय है। चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को स्थापित होने के कारण चुनाव आयोग, इसके जो प्रथम चुनाव आयोग थे वो सुकुमार सेन थे। और यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि 25 जनवरी है, उसको भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आप बताने के बाद में आप यहाँ पर ये इसका एक प्रस्तावना होगा, ये बताने के बाद उसके बाद में फिर आप बताएंगे कि जो भारतीय निर्वाचन प्रणाली है इसमें कौन कौन से दोष हैं। तो यहाँ अलग अलग बुक्स में इसके बारे में अलग अलग पॉइंट्स बना रखे हैं, आप उनके अनुसार भी बता सकते हैं और हमने जो इस आपको सुविधा के लिए जो कैटेगरी की है इसके अनुसार भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम जानकारी रखेंगे कि डिफेक्ट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमिश्नर, जो चुनाव आयोग है, आयुक्त है, उसके से संबंधित कौन कौन सी हमारी चुनाव प्रणाली में कमियां हैं। बी में हम जानकारी रखेंगे डिफेक्ट्स रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन सी कमियां हैं। डिफेक्ट्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल हैं, अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं। वर्तमान समय में आप जानती हैं कि 2704 के लगभग राजनीतिक दल अस्तित्व में आ चुके हैं और इनमें कौन कौन सी कमियां हैं चुनाव जब होती हैं उस दौरान। इसके बाद में फोर्थ है यहाँ पर डिफेक्ट्स रिगार्डिंग वोटर। ऐसा नहीं है कि जो कमियां हैं वो उपयुक्त व्यवस्थाओं में ही हैं, यहाँ पर मतदाता हैं उनके रिगार्डिंग भी, उनसे संबंधित भी यहाँ पर कमियां हैं। तो ये इन 4 कैटेगरी में ये जो आप बनाई गई हैं, इनके अनुसार हम अपने पॉइंट्स को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जैसे ए जो पॉइंट है डिफेक्ट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमिश्नर, हम इसके बारे में जानेंगे और इसमें पॉइंट नंबर 1 आप बनाएंगे। ठीक है, ए है कि जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित कमियां, उससे संबंधित दोष कौन कौन से हैं और उनमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी। ईसी मीन्स है इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमिश्नर जिसे अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट इसका किया जाता है। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये आप जानते ही होंगे हमारे देश के राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। अब राष्ट्रपति है वो ऐसे तो है नहीं कि उसके माइंड में आया उसी को ही निर्वाचन आयुक्त बना देगा।
उसको लगा कि हाँ चलो ठीक है, ये आपके गांव का है, कोई और गांव का कोई सरपंच है, चलो इसको बना देते हैं। ऐसा तो है नहीं। राष्ट्रपति है, उसको हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, और उसकी कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, ये किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हैं कि ये व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त होना चाहिए। या क्योंकि पहला तो सीनियरिटी के अनुसार बनता ही है, इसमें आप जानते ही होंगे 1/2 में। तो यहां शुरुआत इन 2 से ही होती है, एक तो जो ऑलरेडी है ही, और यदि ऑलरेडी स्थापित भी है तो उनमें से फिर जो सीनियर होगा उसको यहाँ पर बना दिया जाता है। ठीक है, जो भी सीनियर होगा उसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया जाता है। अब बात आई इन 2 में, यहां कैसे पहुंचा जाता है। तो यहाँ के लिए जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नियुक्त नहीं करता है, बल्कि जो पीएम और कैबिनेट है, ये जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उससे सिफारिश करती है, और ये फिर आगे जाके इन दोनों जिस में है उनमें से नियुक्त करता है। जैसे अभी हम बात करें वर्तमान समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र, और उसके साथ में जो एक अन्य वो है राजीव कुमार। अब यहाँ पर हमें एक और चाहिए। अब ये सीट है वो वैकेंट है, क्योंकि टोटल है वो 3 है। ये जो सीट है, एक सीट अभी वैकेंट है, और ये तब भरी जाएगी जब यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट है किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगी राष्ट्रपति के पास में, और फिर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट में हम जानकारी रखें, और वह है क्वालिफिकेशंस ऑफ ईसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भारत इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और उसमें जब चुनाव होते हैं और उसका जो चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, उसके लिए संविधान में योग्यताओं के बारे में वर्णन नहीं किया गया। यहां पर सामान्यतः ये देख लिया गया था कि जो भी व्यक्ति होगा निश्चित रूप में उसको प्रशासनिक अनुभव तो होगा ही, उसी व्यक्ति को यहाँ जो निर्वाचन आयुक्त है वो बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ी विडंबना है, और न केवल उस दौरान भी, अभी भी यही है कि जो भी निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और न ही आने वाली जो सरकारें हैं अभी, उन्होंने भी इस व्यक्ति के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की है। वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए इसके बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर नहीं बताई गई हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः ये मान के चलते हैं, ये परंपराएं विकसित हो गई हैं, और ये परंपराएं विकसित इस प्रकार से है कि संबंधित व्यक्ति है वो आईपीएस, आईएएस और यहाँ पर आईआरएस, इन तीनों में से ज्यादातर स्थान दिया जाता है। जैसे वर्तमान समय में अभी जो सुशील चंद्र है, ये आईआरएस हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि संबंधित जो व्यक्ति होता है उसके पास में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसके बारे में योग्यताओं का निर्धारण नहीं कर रखा है। अब हम बात करें नेक्स्ट में, नो इम्प्लीमेंट ऑफ गुड कोड ऑफ कंडक्ट। निर्वाचन आयोग है, जब भी किसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो उनके लिए निर्वाचन आयोग यहाँ पर एक आचार संहिता है, या नागरिकों के या वहां पर जो प्रतिनिधि इलेक्शन में खड़े हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके लिए एक आचार संहिता जारी करता है, जिसमें वो ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किस प्रकार से कहां तक स्वतंत्र है अपने विचारों का व्यक्त करने के लिए, किसी धर्म, भाषा, जाति इत्यादि का सहारा नहीं लेगा अपने भाषणों में, कि जिससे माध्यम से उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाए। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं तो चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेगा। तो यहां जो भी गुड कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट है वो राजनीतिक दलों द्वारा नहीं होता है। और यहां पर यह भी है कि जो भी निर्वाचन आयुक्त है
वो इसका ठीक प्रकार से पालन भी नहीं करवा पाता है। एक तो जो अपवाद हैं उनको छोड़ दिया जाए तो, जैसे अभी आप ये जानकारी रखें कि जो भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे और अभी चल रहे हैं, क्योंकि 8 चरणों में इलेक्शन थे, तो यहां हमने देखा और इससे पहले भी रहे हैं कि वहां पर अनेक प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं लगभग सभी आ गए हैं। उनके जो नेता हैं वो यूं ही भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, यूं ही अपनी जो गाड़ियां हैं एक दूसरे के बिल्कुल मिक्स जा रहे हैं। किसी ने कोई मास्क भी प्रयुक्त नहीं कर रखा है ज्यादातर केसेस में जो नेता है उनके बारे में। अब यहाँ पर निर्वाचन आयोग है, उसने यहाँ पर कड़े निर्देश दे दिए थे, कोरोना प्रोटोकॉल्स है उसको मानते हुए कि आप इस प्रकार से ये कार्य करेंगे और आपके जो काफिला है, गाड़ियां जाती हैं, इसके बीच में भी डिफरेंस इतना होना चाहिए, भीड़ आपके सराउंडिंग में नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पर भीड़ इकट्ठी रही, नेता भी बिना मास्क के दिखाई दिए। तो अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन फिर भी ये नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, ये पहले से भी होता आ रहा है कि जो गुड कोड ऑफ कंडक्ट है उसका ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इस पे कुछ क्षेत्रों में होता भी है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही रहता है। अब यहां पर हम नेक्स्ट में बात करें पॉइंट नंबर 5, डेलिमिटेशंस वर्क इज नॉट प्रॉपर। ये जानकारी भी आप रखिए कि डेलिमिटेशंस होता है परिसीमन करना कार्य, परिसीमन का कार्य है वो उपयुक्त नहीं होता है। परिसीमन जो किया जाता है उसके लिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, कार्यकारी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो 3 सदस्य मिलकर देश का परिसीमन करते हैं। परिसीमन का अर्थ है कि प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के पश्चात यहाँ पर चुनाव क्षेत्र है उनका परिसीमन किया जाता है, उनको विभाजित किया जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो किस चुनाव क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे होता है कि जैसे इस प्रकार से आप ये भारत देखते हैं और इसमें आप लगा लीजिएगा कि हमारे पास में 543 निर्वाचित सीटें हैं लोकसभा में। अब जो चुनाव आयोग है वो यहां पर पूरे भारत को 543 भागों में बांट देता है। ये एक एरिया उसने बनाया, क्षेत्र थे ये चुनाव क्षेत्र, और पूरे भारत को 543 हिस्सों में बांट दिया। अब इसमें यह होता है कि जो चुनाव आयोग है ये पहले 10 वर्ष से पहले का था, अगले 10 वर्षों के बाद में जो वो परिसीमन करता है तो ऐसा भी कर सकता है कि ये तो पहले का है, मान लीजिएगा सपोज कीजिएगा हम इन चारों के बारे में ही जानकारी लिखें। ये जो 4 है ये चुनाव क्षेत्र थे 1 2 3 4। अब चुनाव आयोग यहां पर ऐसा भी कर सकता है कि पहले तो 1 का एरिया यही था, चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है कि 1 के एरिया को इस प्रकार भी बना सकता है। अब यहां पर ये 1 है, 1 में आपने देखा होगा कि 1 का एरिया बढ़ा दिया गया है, 2 का घटा दिया गया, 4 का घटा दिया गया और 3 का घटा दिया गया, लेकिन 1 के जो एरिया है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 ही रही, चुनाव क्षेत्र 4 ही रहे, लेकिन उसके एरिया को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें जोड़ दिए गए, कुछ तहसील इसमें जोड़ दिए गए और इनसे ये घटा दिए गए। तो ये जो कार्य है इस कार्य को हम परिसीमन कहते हैं। तो सामान्यतः ये जो परिसीमन किया जाता है इसके ऊपर कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि ये गलत तरीके से किया गया है, किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसके कारण हमारे देश में इसका विरोध भी होता रहता है। सामान्यतः जो भी रूलिंग पार्टी होती है, शासन करने वाला दल होता है, उसके शासन काल में जब परिसीमन करवाया जाता है तो वो अपने प्रभाव में इनको रख के
और ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ प्राप्त कराने के लिए इन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन ऐसे कराता है कि जो एरिया है वो धर्म, भाषा, जाति, गोत्र के आधार पर इस प्रकार से डिवाइड हो जाए कि उसका बेनिफिट्स उस पर्टिकुलर जो राजनीतिक दल है उसको हो जाए। तो इसलिए ये परिसीमन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं कि ये जो परिसीमन हो रहा है ये अनुचित हो रहा है। तो यहाँ पर डेलिमिटेशंस का जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से। उसके बाद में है नेक्स्ट, अनड्यू प्रेशर ऑन इलेक्शन कमिश्नर। यस, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनड्यू का होता है अनुचित, प्रेशर दबाव, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर अनुचित जो प्रभाव है वो बना रहता है। इसके बारे में आप ये जानकारी रख सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर है वो सामान्यतः जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रभाव में रहकर उसकी मजबूरी हो जाती है वो कार्य करता। अब एक बात आप देखिएगा, कॉमन सी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर कौन करता है? पीएम, और उसकी कैबिनेट वो सिफारिश करती है, और किससे करती है? यहाँ पर प्रेसिडेंट से करती है। अब आप मान लीजिएगा ये जब किसी व्यक्ति को और यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, चुनाव आयोग बन जाता है, अब ये किसी इस व्यक्ति को निर्वाचित करवा रही हैं इसके माध्यम से, प्रेसिडेंट के माध्यम से। अब आप सोचिएगा, जिस भी राजनीतिक दल ने यहाँ पर कोई भी पीएम है या कैबिनेट है, इसका अपना राजनीतिक दल है, इन्होंने जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर ईसी बनवाया, इलेक्शन कमिश्नर बनवाया, क्या वह इनके प्रभाव में कार्य नहीं करेगा? निश्चित रूप में यहाँ पर ऐसा रहता है। यद्यपि वो संविधान के अनुसार कार्य करना उसको चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रेशर्स यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर पर होते हैं। ये कहते हैं भाई हमने तो आपको नियुक्त किया था और आप हमारा ये कार्य नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कार्य कीजिएगा, आप ये करिएगा। तो ऐसे इस पर अनुचित प्रतिबंध लगे रहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर वर्मा थे इलेक्शन कमिश्नर, लास्ट में वर्मा सरनेम है, और उन्होंने भी कहा था कि हमारे ऊपर जो राजनीतिक दल हैं उनका अनुचित प्रभाव बना रहता है, जिसके कारण मतदाता सूचियों से नाम गायब कर दिए जाते हैं, मतदाता सूचियों में फेरबदल की जाती है। इस बात को स्वयं चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। नेक्स्ट है हमारा, और वह है, जैसे ये तो हमने पढ़ लिया, इसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है ये डिफेक्ट्स रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हम अपने प्रतिनिधि यहाँ पर निर्वाचित करते हैं उनमें जो भी हम अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं उनमें यहां पर कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पॉइंट ये ए और ये बी, इस बी के अंतर्गत ये पॉइंट्स आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम बात करें कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। इसमें इलेक्शन है, जो चुनाव प्रणाली है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तो यहाँ नो नीड ऑफ मैक्सिमम एज, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारे देश की जो लोकसभा है या राज्यसभा है या जो भी चुनाव प्रणाली है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। जैसे आप जानते हैं, हम किसी भी सर्विस में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो, प्राइवेट सेक्टर्स में हो, तो वहां पर भी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की जाती है, परंतु राजनीति में यहाँ पर सेवानिवृत्ति की आयु नहीं होती है। जैसे यहाँ अभी हम 17वीं लोकसभा में बात करें तो उससे पहले यहाँ बात करें 16वीं लोकसभा में भी, तो वहां पर 16वीं लोकसभा में भी 86 वर्ष के लाल कृष्ण आडवाणी है, वो सबसे ज्यादा उम्र दराज जो व्यक्ति थे, वो उन्होंने राजनीति में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, चुनाव वो जीते थे। इसके बाद में यदि हम बात करें अभी 17वीं जो लोकसभा है, इसमें भी 86 वर्ष के जो संभल सीट से उम्मीदवार हैं जिनका नाम है शफीकुर रहमान बार्क, जो 86 वर्ष के है। तो एक साइड में यहाँ पर 86 वर्ष के कोई व्यक्ति है, तो उस यहाँ राजनीति में कोई
मैक्सिमम एज नहीं है, आप 100 साल के भी होके चुनाव लड़ सकते हैं यदि आप जिंदा रहते हैं। लेकिन फिर भी इसका एक कमी है कि यहाँ पर मैक्सिमम एज निर्धारित नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रखना चाहें कि युवाओं के रिगार्डिंग, तो आप एक जानकारी, एक जो सर्वे है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसी का एक सर्वे। 60 से ऊपर की जो संख्या है एमपी की, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो है 177। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर राजनीति है, उसमें कोई मैक्सिमम एज निर्धारित नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो नीड ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशंस। जो भी ये प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे तो योग्यताएं हैं उनके पास में कि वो किसी लाभ के पद पर न हो, उसके चुनाव क्षेत्र है उस, या हम संबंधित बात करें कि मतदाता सूची जो बनी हुई है उसमें उसका नाम होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, ऐसे कुछ पॉइंट्स तो हैं। तो वो तो क्वालिफिकेशंस हो गई। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक योग्यताओं के बारे में। तो शिक्षक योग्यताओं से संबंधित यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, इनके लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति है वो देश का अनपढ़ व्यक्ति भी बनाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट है वो भी बनाया जा सकता है, पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो भी बनाए, ये जो भी हैं ये सारे अनपढ़ व्यक्ति बनाए जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों में तो कुछ जो राज्य हैं जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के लिए ये निर्धारित कर दिया कि ये क्वालिफिकेशंस 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं जो भी है वो होना चाहिए। परंतु देश को चलाने के लिए ये जो जरूरी व्यक्ति हैं इनके लिए अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस निर्धारित नहीं किए गए। यदि हम 17वीं यद्यपि ये जो आंकड़ा है ये सामान्यतः अनपढ़ का आंकड़ा है, वो कम रहता है। 17वीं लोकसभा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर भी यद्यपि अनपढ़ व्यक्ति है उनकी संख्या ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं यहाँ पर वो भी हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसमें एंटर कर गई हैं। कुछ 5वीं पास हैं और फिर भी ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क यही आता है कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इंक्रीजिंग जो करोड़ होल्डर्स हैं, करोड़पति आप इनको कह सकते हैं, कि वर्तमान समय की जो 17वीं लोकसभा है आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर इस पॉइंट्स के अनुसार आप कह सकते हैं कि 475 चुनावी उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक जन सामान्य तो चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, करोड़पति थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश की लोकसभा में। एक ऐसा होगा कि ये लोकसभा नहीं, ये करोड़पति की सभा है, ऐसा हो सकता है। अभी भी आप इसको सामान्यतः बोल सकते हैं। तो ये भी एक इसकी कमी है, हम कमी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हो सकता है इसको अच्छे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, लेकिन गरीब व्यक्ति हैं उनमें यहाँ पर इनका प्रतिनिधि नहीं पहुंच पा रहा है, इस कारण से हम इसको इसकी कमियां बता रहे हैं। कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग मैनी कैंडिडेट्स, बहुत से जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव में आ जाते हैं, जैसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पर अनेक राजनीतिक दल तो अस्तित्व में आ ही चुके हैं, उनके उम्मीदवार भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो यदि हम 17वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर 8,049 जो कैंडिडेट्स थे वो 500 जो 43 सीटें हैं उनके लिए नामांकन उन्होंने किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि बहुत ज्यादा उम्मीदवार राजनीति में चुनाव में भाग लेते हैं। तो
इससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वोट हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे जब आएगा कि किस प्रकार से वोट डिवाइड हो जाते हैं और जीतने वाला हारने वालों से भी कम मत प्राप्त कर लेता है, आएगा ये पॉइंट्स। तो इसमें बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट में यहां बात की जाए और वो है क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की जो लोकसभा है उसमें राजनीति का अपराधीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। 28%, 38% ऐसे लगातार इंक्रीज होते रहते हैं सामान्यतः लोकसभा के अंतर्गत। और अभी हमारे देश की जो लोकसभा है उसमें 233 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल जो केस हैं वो लगाए गए। विजेता है ये जीत के आने वालों में। तो यहां आप कह सकते हैं लगभग 47% जो चुनाव जीत के व्यक्ति आए हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है इनका। तो वो दिन दूर नहीं होगा यदि ऐसा ही चलता रहा। ये जो इंक्रीजिंग है 8-10%, 5% ये ऐसे लगातार बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी लोकसभा में हो सकता है 90%, 100% भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से जो राजनीति चल रही है ऐसा हो सकता है 100% क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति हो जाए। देश के जो वोटर्स हैं उनके लिए भी एक सोचने की बात है कि यदि ऐसा होता है तो फिर हम उसको लोकसभा नहीं अपराधी व्यक्तियों की सभा कहेंगे। बड़ा ही इसमें एक विडंबना है ये देश के लिए कि इस प्रकार से जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं वो इसमें एंटर कर रहे हैं। इनमें से यदि हम बात करें तो 29% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध लगे हुए हैं, मर्डर है, रेप केस हैं, लूट के जो मामले हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के जो मामले हैं, ये इन पर लगे हुए हैं। 29% ऐसे हैं। तो राजनीति जो प्रणाली है इसका एक दोष ये भी है कि इसमें जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो जिनका बैकग्राउंड रहा है अपराधी प्रवृत्ति का, वो व्यक्ति भी राजनीति में एंटर कर। ये तो जनता की उदासीनता आप इसको कह सकते हैं कि जनता है उसने इसके ऊपर ज्यादा जो वर्क है, जो ध्यान है वो नहीं दिया। इसको आप निश्चित रूप में जनता की उदासी का नाम आप कह सकते हैं, इसके कारण ये आ रही है। नेक्स्ट है रोल ऑफ मनी। लगातार जो धन है, जो भी चुनावी उम्मीदवार हैं वो एक बार इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में वो निर्धारित किए गए धन से भी ज्यादा यहाँ पर चुनाव में खर्च कर देते हैं। इसके बारे में कई बार शिकायतें आती भी रहती हैं। कुछ जो उम्मीदवार हैं वो अपने तथ्यों को छुपाते भी हैं। तो अत्यधिक जो धन है वो यहाँ पर खर्च किया जाता है। यद्यपि MP लोकसभा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर 70 लाख रुपए है, ये निर्धारित कर रखा है लोकसभा के एक उम्मीदवार के चुनाव के जो चुनावी जो खर्चा है उसके लिए। लेकिन आप जानते ही हैं कि इससे कहीं अधिक जो खर्चा है ये तो आप दिखा सकते हैं कितना खर्चा आपका होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा जो धन है वो चुनाव में खर्च किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कैंडिडेट्स नॉट टू गेट मेजोरिटी। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप कह सकते हैं कि पूरे जो हिंदुस्तान की राजनीति है इसका आप सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट या इसका एक सबसे बड़ा दोष आप इसको मान सकते हैं। कैसे है? जैसे सपोज कीजिएगा कोई चुनाव क्षेत्र है उसमें 100 वोट थे और यहां पर 10 जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में खड़े थे। ये A उम्मीदवार, ये B, ये C, ये D, ऐसे 10 उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े थे। और इन 10 में से A उम्मीदवार ने जो 100 वोट पड़े थे इनमें से 12 मतदान प्राप्त कर लिए, किसी ने 11, किसी ने 10, किसी ने 9, ऐसे किसी ने फिर 10, ऐसे ही चलते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए इसने A ने। अब यहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो भी पोलिंग बूथ पर अधिकारी जो होते हैं, विशेषकर
वो वोट की काउंट करते हैं और ए उम्मीदवार को विजेता घोषित, इसको विनर बना देते हैं। इस व्यवस्था को सामान्यतः हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें यही है कि जो भी उम्मीदवार अपने अधीन या अपने जो कॉन्टेस्ट में उम्मीदवार खड़े हैं उनसे ज्यादा मतदान प्राप्त करता है तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब यहां पर आप देखिएगा कि इसको 12 मत मिले, परसेंट कहीं तो 12% हो गया क्योंकि सोई है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कितने हैं? 88%। 88% तो इसके अगेंस्ट में मतदान हुआ। तो ये एक हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है इसका एक सबसे बड़ा दोष है। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें सुधार कैसे क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो चुनाव का सुधार होगा नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल आप इसकी कमियों के बारे में हैं तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जीतने वाला उम्मीदवार है उसकी जमानत भी जब्त हो जाती है। वो 1/6 कोटा जो निर्धारित किया गया है, जिस भी उम्मीदवार को जो 1/6 कोटा निर्धारित प्राप्त कर लेता है तो उसको उसके जमानत सिक्योरिटी के रूप में जो रुपए जमा कराता है वो उसको रिटर्न्स कर दिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जीतने वाला उम्मीदवार की जमानत जब्त भी हो जाती है लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। ऐसा ये कमी है हमारी इलेक्शन प्रणाली की। अभी हम सी के बारे में बात करेंगे। डिफेक्ट्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर समस्याएं हैं। वो क्या क्या हैं हमारी निर्वाचन प्रणाली के में? सबसे पहले तो है मैनी पॉलिटिकल पार्टी। जब भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के हो या राज्यों से संबंधित जो राज्य विधानसभाएं हैं वहां पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दल हैं वो अस्तित्व में आ चुके हैं। यदि हम बात करें 1 मार्च 2021 तक हमारे देश में जो निर्वाचन आयोग ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तो वहां पर 2704 राजनीतिक दल अस्तित्व में आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि इस प्रकार से राजनीतिक दल, बहुत ज्यादा राजनीतिक दल इसमें हो गए हैं। और यदि ऐसा ही क्रम चलता रहा तो हो सकता है कि देश की पॉपुलेशन है सपोज कीजिएगा 133 करोड़ जैसे सामान्यतः कहा जाता है और इससे ज्यादा भी होगी। और यहाँ पर मान लीजिएगा ये वोटर्स, ये राजनीतिक दल हैं, इनकी संख्या भी यदि इसके इक्विवेलेंट हो गई, यदि भी पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ 1 करोड़ यदि पॉलिटिकल पार्टियां हो गई, रजिस्टर्ड हो गई तो फिर क्या होगा? फिर तो राजनीतिक दल नहीं, इंडिविजुअल नहीं, अपने आप में ही एक राजनीतिक दल। हाँ, हम राजनीतिक दल हैं, हम यहाँ पर अपने आप में ही व्यक्ति ही राजनीतिक दल हो जाएंगे। तो ये भी एक समस्या है कि राजनीतिक बहुत ज्यादा मात्रा में राजनीतिक दल बढ़ गए हैं। इसके साथ में 17वीं लोकसभा में हम बात करें तो यहाँ पर 8 थे वो नेशनल पार्टी थी और 52 थे वो स्टेट पार्टी थी। ये 17वीं लोकसभा में इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ किया था चुनाव में। उसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें पार्टी नोट गेट मेजोरिटी। ये भी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है भारत की राजनीति के बारे में कि जो भी राजनीतिक दल जीतता है चुनाव, जैसे अभी हम बात करें पार्टी वाइज जो 17वीं लोकसभा थी, इसमें हम बात करें तो यहाँ बीजेपी है और यहाँ मान लीजिएगा कांग्रेस है। बीजेपी ने जो ओवरऑल मतदान प्रतिशत था वो जो प्राप्त किया वो था 37% लगभग। कांग्रेस ने जो प्राप्त किया वो था 19% लगभग। लेकिन बीजेपी ने जो सीटें प्राप्त की वो प्राप्त की यहां पर 303। कांग्रेस ने जो सीटें प्राप्त की वो प्राप्त की यहां पर 52। तो देखिएगा 19 दूनी 38, निश्चित रूप में 38 होने पर इसका भी डबल होना चाहिए था, है ना। यदि यहाँ है इसका आधा करें तो इनको भी इतनी सीटें मिलनी चाहिए थी। यद्यपि ये जनता का मत होता है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भी पार्टियां हैं उनको वास्तव में रियल मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, राजनीतिक दलों को भी। अब ये 37% है, आप इसमें कह सकते हैं कि 37% तो इसको मतदान मिला, लेकिन इसके अगेंस्ट में कितने हैं? 63%। 63% वोटर्स ने तो इसको लाइक ही नहीं किया, जो भी संबंधित पार्टी है। इसमें भी यही है कि 19% इसके मत प्राप्त किए, इसके ज्यादा
अन्य जो मतदाता थे उन्होंने तो इसको लाइक ही नहीं किया, 81% जो वोटर्स हैं। लेकिन फिर भी सरकारें बन जाती है। ये ऐसा नहीं है कि अब की बार से ही हो रहा है, ये 1952 से लेकर वर्तमान समय तक हो रहा है। किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक जो सरकारें बनाई हैं उन्होंने 50% का आंकड़ा प्राप्त नहीं किया है। उसमें हम बात करें तो वहां पर तो था 404 सीटें वहां पर प्राप्त की थी, लेकिन वहां पर भी जो मतदान प्रतिशत था वो 48% था, फिर भी 50% नहीं रहा। तो ये अपने आप में ये थी, जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है 1984 में 31 अक्टूबर, उसके बाद में जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा ही भारी बहुमत मिला था और 48% जो वोटर्स हैं उन्होंने इस पार्टी को लाइक किया था। फिर भी यहाँ पर 404 सीटें उसको मिली। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं 50% से ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल को देश आजाद होने से, चुनाव का संचालन होने से 1951-52 से चुनाव यहाँ पर शुरू हो गए थे लोकसभा के, वर्तमान समय तक किसी भी पार्टी ने 50% से अधिक मतदान प्रतिशत प्राप्त नहीं किया है। ये बड़ी कमी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें लैक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ये वर्तमान समय का स्ट्रक्चर्स है कि जो भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, यद्यपि अब की बार सबसे ज्यादा है, 14% जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में महिलाएं पहुंची हैं, जिनकी संख्या अभी 78 है, लगभग 14% आप इसको कह सकते हैं। और इससे पहले ऐसा नहीं रहा। यहाँ पर इससे पहले हम बात करें तो 12% रही थी, कहीं पर 9% ऐसा रहा है। और फिर भी ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उनकी जनसंख्या के अनुसार इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये भी एक हमारी निर्वाचन प्रणाली है, उसका दोष है कि महिलाएं हैं उनको उनकी संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। जैसे आपको वहां बताया गया था कि लोकसभा में जो उम्मीदवार थे, चुनावी उम्मीदवार, उसमें 8,049 उम्मीदवार थे, जिसमें से 700 के लगभग जो वुमेन थी उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो आप कह सकते हैं कि 800 वुमेन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इनमें से महिला प्रतिनिधि लगभग 700 थे। तो जब 700 ही महिला प्रतिनिधि रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि ये, यद्यपि सारे भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी ये 78 वुमेन यहां पर रही, विजेता रही। नेक्स्ट है नो अपोजिशन पार्टी। ये भी हमारी निर्वाचन प्रणाली का एक दोष है। मतदाताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट या मतदाता कई बार एक साइड में एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है। तो इस समय पर ऐसा रहता है कि देश में अपोजिशन पार्टी रहता ही नहीं। यदि हम बात करें 16वीं लोकसभा में तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी नहीं थी, 17वीं लोकसभा में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। और इसमें अपोजिशन पार्टी के लिए 10% जो वोटिंग जो सीटें हैं वो हासिल होना जरूरी है। जैसे 543 हैं, तो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 55 सीटें लगभग हासिल होना जरूरी है। जिस भी पार्टी को 55 सीटें मिलेंगी वो भारत में अपोजिशन पार्टी के रूप में भूमिका निभाएंगी। अभी हमने यहाँ पर बात की थी कांग्रेस के बारे में वर्तमान समय में, तो उसने केवल 52 जो एमपी थे वही उसके निर्वाचित होके आए, तो उसके पास में अपोजिशन पार्टी का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है। ठीक है, कानूनी रूप से। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर ए के बारे में जानकारी रख ली, बी और सी। अभी हम जानकारी रखेंगे डी के बारे में, डिफेक्ट्स रिगार्डिंग वोटर्स। तो यहाँ पर ये है कि जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप जानकारी रखना चाहें कि मतदाताओं से संबंधित या मतदाता है उनसे संबंधित कौन कौन सी यहाँ पर डिफेक्ट्स हैं, दोष हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि नो नीड्स ऑफ हेल्थ रिपोर्ट। जब कोई मतदान करने जा रहा है, निश्चित रूप में वहां पर मेडिकल रिपोर्ट्स की आवश्यकता होनी चाहिए। हो सकता है कोई मेंटली स्टेटस उसका अलग हो, तो या कोई व्यक्ति है जिसकी हेल्थ ज्यादा ही खराब हो, तो फिर वो अपने साथ में किसी दूसरे व्यक्ति को लेके जाता है और वो व्यक्ति केवल नाम मात्र का ही बैठ जाता है, उसकी वोटिंग है वो कोई दूसरा ही करता है जो उसके साथ जा रहा है। या कोई व्यक्ति, सपोज कीजिएगा कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, तो वो भी जाता है वोट डालने के लिए, जिसे दिव्यांग के रूप में अभी नाम जो दिया गया है, जाता है, लेकिन उसके वोट का प्रयोग कोई और ही व्यक्ति कर रहा है। तो यहाँ पर जो किसी प्रकार से कोई हेल्थ रिपोर्ट की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती है, और फिर भी यदि वो वोट इसमें सुधार क्या होंगे वो हम बात करेंगे।
सामान्यतः वोटर के लिए भी किसी प्रकार से हेल्थ रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। उसका मेंटली स्टेटस क्या है, जैसे कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे वो पूरे दिन गांव में या कहीं पर ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनको रहता है, वो व्यक्ति भी वोट डालने जाते हैं। वो कैसा वोट डालें में मतदान करने जाता है तो निश्चित रूप में यहाँ पे ऐसे पैरामीटर्स बना देने चाहिए कि उस व्यक्ति को अपनी हेल्थ रिपोर्ट वोटिंग कार्ड के साथ में हेल्थ रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे कि हाँ ये ठीक है, माइंड स्टेटस ठीक है इसका, तो इसको वोट डालने दिया जाए। यद्यपि दिव्यांग का नहीं है, दिव्यांग के हेल्थ स्टेटस मान लीजिएगा कोई दिव्यांग है तो ऐसा नहीं है कि इसका मेडिकल ये दिव्यांग इसको वोट डालने नहीं दिया, नो ऐसा नहीं है। वो वोट डालेगा लेकिन वो उसके साथ में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उनको वहां पर बताएगा कि इस प्रकार से इस व्यक्ति को वोटिंग यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर है और वो भी इस बात को काउंट करे, उस चीज को देखेंगे, ठीक है। यद्यपि ये सीक्रेट जो मतदान होता है इसके अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस अवस्था में है तो उससे पूछा जाना चाहिए साइड में कि किसको वोट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं, कोई ब्लाइंड है, कोई अंधा व्यक्ति है, तो उनके लिए भी ये जरूरी हो जाता है। नो कास्टिंग वोटर्स, सामान्यतः जो वोटर्स हैं वो बहुत ही कम संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। यदि हम ओवरऑल अपने इलेक्शंस के बारे में जानकारी रखें तो यहाँ पर अभी तक भारत में 70% मतदान नहीं हुआ है। लोकसभा के इलेक्शन में 17 लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, 70% मतदान नहीं हुआ। अभी यदि रिसेंटली 17वीं लोकसभा के बारे में हम जानकारी रखें तो यहाँ पर 67% मतदान हुआ था, लगभग 67%। तो अभी हम उस आंकड़े पर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है वोटर्स कास्ट देयर वोट ऑन पीआई। पीआई का मतलब है प्राइमरी इंटरेस्ट, कि जब भी मतदाता है वो वोट करने जाता है तो सामान्यतः अपने प्राथमिक हितों को पहले देखता है कि अब वो वोट डालने जा रहा है, वोटिंग मशीन के पास में, या पहले से ही वो प्लान बना लेता है, अपने दिमाग में विचार बना लेता है कि ये मेरे धर्म का है, ये मेरे भाषा का है, ये मेरे गोत्र, ये मेरे गांव, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट या क्षेत्र इत्यादि का है, तो मैं तो उसी को वोट दूंगा। ये जो विचार है इनको हम प्राइमरी इंटरेस्ट कहते हैं। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, गोत्र इत्यादि जो इसके प्राथमिक हित हैं कि उनको पहले महत्व देता है। तो ये भी एक हमारे जो निर्वाचन प्रणाली है उसका दोष है, यद्यपि वोटर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ये हम आगे बात करेंगे जब इसमें सुधार के बारे में बताएंगे। अभी इसमें कमियां हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। इसके बारे में नो प्रोविजंस ऑफ राइट टू रिकॉल। यस, वोटर्स हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बेचारे वोटर्स हैं, वो किसी को निर्वाचित कर देते हैं। अब एक बार जिसको निर्वाचित कर दिया वो 5 साल तक यदि जो भी सदन है वो भंग नहीं होता है तो 5 साल तक वर्क करते हैं। वो एक बार भी आगे उनसे मुलाकात नहीं करते हैं अपने मतदाताओं से कि आपने हमें वोट दिया था तो क्या है, क्या इसमें आपको जरूरत पड़ती है। यद्यपि सभी के लिए नहीं है लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा रहता है। इनके बारे में कहा भी जाता है कि बरसाती मेंढक होते हैं, इलेक्शन नजदीक होते हैं तो ये व्यक्ति लोगों से जनसंपर्क ज्यादा करते हैं, उसके बाद में ये बहुत कम अपना संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजंस जो राइट टू रिकॉल है, वापस बुलाने का जो अधिकार है वो मतदाताओं को नहीं है। आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे और उनको यदि ये लगता है वोटर्स को कि उनका जो प्रतिनिधि उन्होंने चुनाव में निर्वाचित करके भेजा है वो ठीक कार्य नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर लेते हैं, वो वापस उसको बुला देते हैं कि आप आ जाए, आप ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत में ये प्रोविजंस नहीं है। यद्यपि इसके बारे में आंदोलन भी हुए थे कि ऐसा होना चाहिए और फिर भी ये अभी एक पेंडिंग में वर्क चल रहा है। तो ये हमने बात की हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है इसमें कौन कौन से दोष हैं। इसके संदर्भ में यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट करें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हो इसके बारे में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।